हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम साइकोलॉजी को रटना ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं, उसके बारे में सोचना सीखते हैं। राइट, उसको अप्लाई करना सीखते हैं अपने डेली लाइफ्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है की इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो क्या है ये की इश्यूज, इनको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। ठीक है, और उस इश्यूज से जो इन्फ्रेंस निकलता है, उसको हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इशू जो हम देखने वाले हैं वो है नेचर वर्सेस नर्चर। एक कॉन्फ्लिक्ट है नेचर और नर्चर के बीच में। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट समझते हैं कि हमारा जो कॉग्निशन है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, नेचर से या नर्चर से। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो दो भाग में बटे हुए हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ मानते हैं कि नेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉग्निशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी रिटन है कि विच इज मोर इन्फ्लुएंशियल इन ह्यूमन कॉग्निशन, नेचर और नर्चर। ठीक है, और इस क्वेश्चन से हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नेचर और नर्चर क्या होता है। देखिए, नेचर का मतलब होता है कि जो हम अपने पेरेंट से, अपने एंसेस्टर से एक्वायर करते हैं। ठीक है, नेचर का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चा जब बॉर्न होता है, तो वो अपने एंसेस्टर से क्या एक्वायर करता है, अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से क्या एक्वायर करता है। ठीक है, जो उसके जीन में होता है और उसकी वजह से उसका कॉग्निशन इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो नेचर जो है, अब कई सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो लोगों का कॉग्निशन होता है, ह्यूमन कॉग्निशन होता है, वो नेचर से डिफाइंड होता है। ठीक है? मतलब नेचर का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो प्रकृति, ठीक है? यहाँ पे नेचर का मतलब है आपके जीन, ठीक है? जेनेटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम। तो हमारा जो जीन है, उससे हमारा कॉग्निशन कितना इन्फ्लुएंस होता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है फॉर नेचर, इफ वी बिलीव दैट इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनेट मतलब जो हमारे अंदर पहले से इनबिल्ड है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी कोडिंग होती है ना, वो कोडिंग जो है वो प्रोग्राम को डिसाइड करती है। वैसे ही इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारे जीन में, हमारे डीएनए में पहले से इनकोडेड है। ठीक है, इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन आर मोर इम्पोर्टेंट। वी माइट focus our research on studying innate characteristics of cognition। ठीक है, तो अगर नेचर जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, हमारा जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ह्यूमन कॉग्निशन को इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, हमारे जीन को स्टडी करें। ठीक है, और इससे कैसे कैसे चीजें इन्फ्लुएंस होती है। राइट, ये एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, कि हम ये नेचर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक्वायर्ड चीजों की बात करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से क्या एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारे जेनेटिक है। अब नेक्स्ट आता है नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर में नर्चर वाले जो पार्ट है वो क्या, कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, नर्चर का मतलब होता है कि आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आप एक सोसाइटी में रहते हो, एक इन्वायरमेंट में रहते हो, और वो इन्वायरमेंट, वो सोसाइटी, वो फैमिली मेंबर्स जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आपका, वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको। राइट, फैमिली मेंबर्स ही नहीं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसके आसपास रहने वाले लोग, ठीक है, आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपका नर्चर हो गया, है ना। वो आपको किस तरह नर्चर कर रहा है। तो जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है ना, वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, और उसके थिंकिंग प्रोसेस में वो चेंज आता है। राइट, उसका कॉग्निशन जो है वो चेंज होता है। तो कई सारे साइंटिस्ट जो है वो नर्चर पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, नेचर जेनेटिक फैक्टर जो है वो आपके टॉलनेस, आपके आई का कलर, इन चीजों को डिस्क्राइब कर सकता है, बट आपका जो कॉग्निशन है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे फील करते हो, आप कैसे थिंक करते हो, राइट, आपका परसेप्शन क्या है चीजों को लेके, उसको इफेक्ट नहीं करता है ना। कॉग्निशन तो वही होता है, हमने पिछले क्लासेस में देखा है। राइट, तो उसको इफेक्ट नहीं करता है ना? नर्चर वाले ये सोचते हैं। बट नेचर वाले बोलते हैं कि नहीं, नहीं, नेचर जो है वो इफेक्ट करता है, हमारा जीन है वो भी इफेक्ट करता है हमारे वे ऑफ थिंकिंग में। ठीक है? वो इन्नेट होता है, वो पहले से ही डेवलप्ड होता है। तो नर्चर वाले क्या बोलते हैं? इफ वी बिलीव दैट एनवायरनमेंट प्लेज important role in cognition, we might conduct research exploring how distinctive characteristics of environment seem to influence the cognition। राइट, कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निशन में, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इस पे रिसर्च करनी चाहिए। तो एक्चुअली जैसा ये कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आते हैं।
ठीक है? 6 मार्क्स में और इवन 10 मार्क्स में भी कभी-कभार क्वेश्चंस सीधा-सीधा यहाँ से पूछ देता है, एज़ इट इज़ कि राइट द 5 की इश्यूज़ ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, राइट? और राइट द 6 की इश्यूज़ ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है? तो की इश्यूज़ आपको लिखने पड़ेंगे और नेचर और वर्सेस नर्चर जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनमें से, ठीक है? तो नर्चर क्या बोलता है? अब नर्चर जो हमने अभी देखा, हमने अंडरस्टैंड किया नर्चर क्या होता है, राइट? तो ये जो कॉग्निशन इसमें सही क्या है? नेचर होता है या नर्चर होता है? कौन डिफाइन करता है पर्सन का कॉग्निशन? तो एक्चुअली बोथ दोनों का ही इम्फिकेंट इन्फ्लुएंस होता है हमारे कॉग्निशन पे, ठीक है? तो ये हो गया नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है? कि नेचर और नर्चर किस तरह इफेक्ट करता है हमारे वे ऑफ लाइफ को। जीन एंड जो जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है, नर्चर मतलब परवरिश, है ना? इंग्लिश वर्ड है नर्चर, राइट? तो नेचर मतलब हो गया कि आपका जीन, ठीक है? आपका इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स, और नर्चर हो गया कि आपकी परवरिश किस तरह से हुई है, ठीक है? तो कौन आपके कॉग्निशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट इश्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, जो है हमारा रैशनलिज़्म वर्सेस एम्पिरिसिज़्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हाउ शुड वी डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट आवरसेल्व्स एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस? हम सच्चाई को कैसे डिस्कवर करें, ठीक है? इस सवाल के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि आप रैशनलिज्म मतलब क्या होता है? रैशनलिज्म मतलब होता है कि जो हम तर्क वितर्क करके, ठीक है, जो चीज आर्ग्यू करके हम किसी चीज को सोचते हैं, वो हमारा हो गया रैशनलिज्म, है ना? जो हमारे माइंड में रैशनल थॉट्स आते हैं by trying to reason logically based on what already know, right? What we already know, उसके बेसिस पे हम अपने आप को रीजन करें, राइट? हमें जो भी चीजें पता है उसके बेसिस पे हम अपने आप को रीजन करें, हम आर्ग्यू करें अपने आप से, ठीक है? तो उसकी वजह से जो लॉजिकल थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, वो सच्चाई जानने का तरीका है, ठीक है? अपने बारे में समझने का तरीका है, दुनिया के बारे में समझने का तरीका है, या इंपेरिसिज्म। इंपेरिसिज्म मतलब होता है, जहां पे भी हम इंपेरिकल नॉलेज की बात करते हैं ना, इंपेरिसिज्म मतलब होता है प्रूफ, ठीक है? इंपेरिकल जहां पे ये वर्ड आएगा, इसका मतलब प्रूफ दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है? कागज दिखाओ वाला सीन, ठीक है? तो प्रूफ, ठीक है? तो हम या जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में हम अगर जाए, तो यहाँ पे अब दूसरा एस्पेक्ट आता है कि हम प्रूफ के ऊपर ज्यादा विश्वास करें। हम अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे नहीं, हम प्रूफ्स पे डिपेंड रहे, ठीक है? हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पे ज्यादा हम परसीव करें, उस पे ज्यादा हम अपने थॉट्स को डिपेंड कराएं, राइट? तो वो आ जाता है हमारा इंपेरिसिज्म। इंपेरिसिज्म जहाँ पे हम प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ से हम के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, या रैशनल थिंकिंग की वजह से, राइट? कौन-सा जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे वे ऑफ नॉलेज में, ठीक है? हमारे वे ऑफ थॉट्स में कौन-सा एस्पेक्ट ज़्यादा इफेक्ट करता है? ट्रुथ, ट्रुथ व्हिच इज प्रूफ, राइट? एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं। बिलीफ, बिलीफ हो गया हमारा रैशनलिज्म, ठीक है? तो रैशनलिज्म ज्यादा इफेक्ट करता है या ट्रुथ ज्यादा इफेक्ट करता है? जनरली ये दोनों का इक्वल एस्पेक्ट जो है, इक्वल रोल जो होता है हमारे नॉलेज के डेवलपमेंट में होता है। देख रहे हो ना आप, ये जो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स, इस सर्कल से आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? ट्रुथ अपनी जगह, बिलीफ अपनी जगह, ये दोनों मिलके नॉलेज बेस बनाते हैं, ठीक है? सच्चाई को जानने का ये दोनों एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम किसी एक तरीके से सच्चाई को नहीं समझ सकते। हमें दोनों को अपने कॉन्शियस में डेवलप करना पड़ेगा, राइट? देखिए, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की हम बात करें, कोई भी थॉट ले लेते हैं, कोई भी चीजें जो आजकल आप अपने सामने देखते हो, राइट? फैक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, राइट? अब वो फैक्ट्स जो है उससे आप क्या कंक्लूड करते हो, वो आपके बिलीफ्स पे डिपेंड करता है, राइट? बहुत सारे फैक्ट से कोई डिफरेंट तरीके से कंक्लूड करता है, बहुत सारे फैक्ट से कोई अलग तरीके से कंक्लूड करता है, राइट? किसी चीज को कोई अलग तरीके से लेता है, किसी चीज को कोई अलग तरीके से लेता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है बिलीफ पे। ट्रुथ तो हो गया फैक्ट आपका, आपके पास जो फैक्ट्स अवेलेबल है, राइट? और बिलीफ जो है, बिलीफ वो आप किस तरह चीजों को बिलीव करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, एक पर्सन ने, या एक एग्जांपल लेते हैं, एक लेडी ने किसी एक जेंट्स का मर्डर कर दिया, ठीक है? किसी एक मेल का मर्डर कर दिया। अब ये फैक्ट है कि उस पर्सन ने दूसरे पर्सन का मर्डर किया है, राइट? इट्स अ फैक्ट, है ना? अब यहाँ पे आप उस पर्सन को जिसने किसी और का मर्डर किया, राइट, उसको आप गिल्टी कैसे प्रोसेस करोगे, राइट?
लॉ उसको किस तरह देखेगा? मर्डरर देखेगा और उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी, या उसको छोड़ देगा, बिकॉज़ क्या पता उस लेडी ने दूसरे पर्सन का जो मर्डर किया है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया हो, राइट? क्या पता वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो और सामने वाले की डेथ हो गई उस प्रोसेस में, है ना? हो भी सकता है, राइट? तो इस केस में जो लॉ होगा वो तो उसको पनिश नहीं कर सकता, राइट? वो तो अपने आप को डिफेंड कर रही थी। तो यहाँ पे बिलीफ आ जाता है ना? तो दोनों एस्पेक्ट जो है आपके नॉलेज बेस को किसी भी सच्चाई को समझने के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है? तो बिलीफ एंड ट्रुथ, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं, व्हिच इज़ फीचर्स वर्सेस प्रोसेसेस। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एनालिसिस फॉर द माइंड? हमारे माइंड के लिए लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है? किस तरीके से हम हमारा माइंड एनालाइज करता है सिचुएशन को, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में आ जाता है, शुड वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स, कंटेंट्स, एट्रीब्यूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन माइंड? हम जब माइंड की स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या स्टडी करें? हम स्टडी करें उसके स्ट्रक्चर्स को, जो कंटेंट है माइंड में, राइट? क्या-क्या चीज़ें हमने स्टोर कर रखी है, हमारे एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है? किसी भी चीज़ की डिटेलिंग कि उसके क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है? आपके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप अच्छे हैं, है ना? आप ऑनेस्ट हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है? आपके वर्च्यूज़। तो किसी भी कंटेंट का, जो अभी हमने कंटेंट देखा, है ना? स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं कंटेंट की, कि आपके माइंड में क्या-क्या कंटेंट है किसी चीज़ को लेके, राइट? उसके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, एंड वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है? तो ये इसके बारे में हम स्टडी करें ह्यूमन माइंड में, या हम स्टडी करें, और शुड वी फोकस ऑन प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, ठीक है? हमारा जो माइंड है वो कैसे सोचता है, हम उस पे फोकस करें, किस पे फोकस करें, राइट? तो चलिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस में, ठीक है? कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एनालिसिस फॉर द माइंड? हमारा माइंड किस तरीके से, किस लेवल पे एनालाइज करता है, कैसे सोचता है, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट था स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट इशू पे चलते हैं, वो आ जाता है हमारा डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन specificity. Are the processes we observe limited to single domains, or आर दे जनरल अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डोमेन्स? देखिए, जो हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं वो सिंगल डोमेन पे लिमिटेड है, या उसमें बहुत अलग अलग टाइप के डोमेन्स आती है, राइट? डोमेन्स मतलब कि एस्पेक्ट्स, है ना? हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, हम जब भी कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, है ना? हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? कि हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ लिमिटेड रहता है? किसी एक सिंगल डोमेन पे हम लिमिट रखते हैं, हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो हम किसी एक सिंगल फैक्ट पे, सिंगल एस्पेक्ट पे किसी चीज के हम अपना फोकस रखते हैं, या हम ओवरऑल वे में देखते हैं किसी भी चीज को, राइट? तो डोमेन जनरलिटी का मतलब होता है टू ऑब्जर्वेशंस इन वन डोमेन अप्लाई, कि अगर हम किसी एक डोमेन में अगर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, राइट? तो वो सभी डोमेन्स में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट? वो होता है डोमेन जनरलिटी, ठीक है? तो अगर हम कोई भी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी एस्पेक्ट पे अगर हमने रिसर्च किया और हमने जो फाइंड आउट किया वो केवल एक ही एस्पेक्ट के लिए लिमिटेड है, या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए लिमिटेड है, राइट? अगर हमने कोई भी चीज को लेके रिसर्च किया, राइट? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे एनिमल, है ना? तो एनिमल के ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो हम किसी एक एनिमल की बात करेंगे, राइट? टाइगर, लायन, एलिफेंट। लेकिन अगर हम जनरलिटी की बात करेंगे तो जनरलिटी में हम एनिमल्स ले सकते हैं, ओवरऑल एनिमल्स, ठीक है? तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्या ये रिसर्च जो होगा ये सब पे एप्लीकेबल होगा, सारे एनिमल्स पे, टाइगर, एलिफेंट एंड लायन पे, या सिर्फ एक स्पेसिफिक एनिमल पे ये एप्लीकेबल होगा रिसर्च, ठीक है? इसके फाइंडिंग्स। तो डोमेन जनरलिटी मतलब होता है कि ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमने की, ये एप्लीकेबल होगा सबके ऊपर, पूरे जनरल, इन जनरल ये एप्लीकेबल होगा, राइट? या स्पेसिफिसिटी में केवल एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, एक स्पेसिफिक एनिमल के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। एनिमल मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, बॉटम अप अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच, ठीक है? अगर हम रिसर्च बॉटम अप अप्रोच में करते हैं तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, राइट?
देखिए स्पेसिफिक लाइन हो गया और जनरल, ठीक है? तो स्पेसिफिक टू जनरल, है ना? तो ये बॉटम अप अप्रोच हो गया। इसको हम इंडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं, राइट? इंडक्टिव अप्रोच में जनरली हम क्या एग्जांपल्स के साथ फिर कॉन्क्रीट नॉलेज की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो ये हो जाता है हमारा इंडक्टिव अप्रोच। और उसके बाद अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो डिडक्टिव अप्रोच में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो बॉटम डाउन अप्रोच भी इसको बोलते हैं या डोमेन स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा इशू है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। वो है वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फरेंस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इसका मतलब हाउ डू द स्टडी ऑफ कॉग्निशन, ओके, हाउ टू डू द स्टडी ऑफ कॉग्निशन, राइट? कि हम कॉग्निशन की स्टडी को किस तरह करें, है ना? हम किस तरह जो कॉग्निशन है उसको स्टडी करें, किस तरह हम कॉग्निशन को समझें, राइट? तो इसके भी 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फरेंस, इसका मतलब होता है शुड वी स्टडी कॉग्निशन बाय यूजिंग हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैलिड इन्फरेंस रिगार्डिंग कॉज़ैलिटी। इसका मतलब है क्या हम कॉग्निशन की स्टडी एक कंट्रोल हाईली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन्वायरमेंट में करें, ठीक है? जहां पे जो हमारा इन्फ्रेंसेस होगा वो कॉजेलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? हम किसी एक स्पेसिफिक इशू को लेके ही उसके सॉल्यूशन में लग जाएंगे, ठीक है? उसको उसी के एस्पेक्ट को जो है हम अपने माइंड में फोकस रखेंगे और उसी पे हम अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे अपने कॉग्निशन को समझने के लिए। क्या ये सही तरीका है? इसको हम बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फरेंस, ठीक है? आपके टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो कॉजियल इन्फरेंस के बेसिस पे हम किया जाए या इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी जो होता है यहाँ पे हम नेचुरल इन्वायरमेंट में जाके करते हैं, ठीक है? अगर हम पॉपुलेशन पे कोई स्टडी कर रहा है तो पॉपुलेशन पे जाके करें, है ना? किसी एक पॉपुलेशन पे कोई कम्युनिटी पे स्टडी कर रहा है तो उस कम्युनिटी पे जाके करें, ठीक है? उस इन्वायरमेंट पे जाके करें कि कंट्रोल इन्वायरमेट में तो क्या पता उसका सॉल्यूशन आ जाए आपको, राइट? बट ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा अ, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो इस पे डिपेंड करेगा, राइट? तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली हम दोनों को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? कैजुअल इन्फ्लुएंस जो होता है, कॉजुअल इन्फ्लुएंस वो भी हमारा एक एस्पेक्ट होता है और इकोलॉजिकल वैलिडिटी तो इंपॉर्टेंस है ही, बिकॉज अगर इसकी वैलिडिटी हमें नहीं मिलेगी, इस टेस्ट की वैलिडिटी वैलिडिटी मतलब कि कोई टेस्ट कितना सक्सेसफुल है, वो एप्लीकेबल है कि नहीं है हर जगह पे, ठीक है? तो इन्वायरमेंटल वैलिडिटी होगी कि नहीं होगी, नेचर में वो एग्जिस्ट, वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, वो तो इसी टेस्ट से पता चलेगा ना, इकोलॉजिकल वैलिडिटी टेस्टिंग से, राइट? तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो ये दो इश्यूज थे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट था और जनरली हम इन दोनों इश्यूज को साथ में फॉलो करते हैं, राइट? ताकि ये इससे इससे जो हमारे टेस्ट का रिजल्ट निकले वो दोनों एस्पेक्ट के लिए सक्सेसफुल हो। ओके, सो अब नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं जो है हमारा अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेस्ट वे ऑफ रिसर्च है, ठीक है? अप्लाइड सबसे बेस्ट वे है या बेसिक रिसर्च जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। शुड वी कंडक्ट रिसर्च इनटू फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है? फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस के तरीके से हम रिसर्च करें या शुड वी स्टडी वेज इन विच टू हेल्प पीपल यूज कॉग्निशन इफेक्टिवली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, राइट? दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या है? फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस एक ऐसा रिसर्च प्रोसेस है जहाँ पे हम एक क्लिनिकल स्ट्रक्चर में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम किसी रिसर्च को करते हैं, राइट? जैसे मेरे को अगर कोई डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज के बारे में समझना है, स्किज़ोफ्रेनिया या एडीएचडी, है ना? या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में मेरे को अंडरस्टैंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा कि उसके ब्रेन में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है, राइट? या एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कौन-कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट सिचुएशन है, जो उसके ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस हो जाता है। तो ये मोर लाइक कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, है ना, जैसे हमने पिछला वाला देखा था, ठीक है? तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो रिसर्च है वो होती है, ठीक है? तो ये क्लिनिकल सेटिंग में मोर ये रिसर्च होती है, जहाँ पे हम चीज़ों की कॉज़ैलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो बेसिस रिसर्च मेथड है,
ठीक है? बेसिक रिसर्च मेथड में शुड वी स्टडी वेज इन विच टू हेल्प पीपल यूज कॉग्निशन इफेक्टिवली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ठीक है? हम कैसे किसी लोगों को हेल्प करें कॉग्निशन को इफेक्टिवली यूज करने के लिए इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, राइट? प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन द सेंस कि ये जो बेसिक रिसर्च होता है ये मोर प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। ठीक है? अगेन वही पहले जैसा ही, यहाँ पे क्या होता है, एक बड़े इन्वायरमेंट में, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है उसको कैसे यूज किया जा सके, राइट? तो देखिए यहाँ पे मैं दो फोटोज आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मोर क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग है, ठीक है? जहाँ पे हम करके देखते हैं, जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग जो-जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम डिस्कस करके करते हैं। बट ये एक ऑब्जर्वेशनल वे ऑफ रिसर्च मेथड है, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने कंक्लूजन्स प्रैक्टिकल वे में इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स था, बोथ को अगर हम कंबाइनली यूज करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में, किस एस्पेक्ट में हम इस स्टडी को कर रहे हैं। ठीक है? तो अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। नाउ अब आ जाता है नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टडी द ब्रेन एक्टिविटीज। ब्रेन एक्टिविटीज को हम कैसे स्टडी करें? देखिए, ब्रेन एक्टिविटीज को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। पहला, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ब्रेन के फंक्शंस को, ठीक है, जो फंक्शंस हमारे ब्रेन में हो रहा है उसको हम स्कैनिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन, कौन सा पार्ट ब्रेन का कैसे फंक्शन कर रहा है, किस सिचुएशन में फंक्शन कर रहा है। ठीक है? आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज़ देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी पे, मूवीज़ में, या तो, है ना? या डिस्कवरीज़ पे। आपने देखा होगा कि ब्रेन पे कुछ-कुछ इलेक्ट्रोड्स टाइप के कुछ लगाते हैं एंड दे सी द मॉनिटर, और मॉनिटर में वो देखते हैं कि कैसे जो है कि इवेंट्स हो रहे हैं, राइट? कोई एक आपको जैसे कोई पेनफुल शॉक दिया गया और उसकी वजह से कौन-सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव हो गया, है ना? या कोई इमोशनल फोटो शो की गई, उसकी वजह से आपका ब्रेन का कौन-सा पार्ट इफेक्टिव हो गया, ठीक है? एक्टिव हो गया। सो ये बायोलॉजिकल मेथड में हम देखते हैं, ठीक है? क्या होता है यहाँ पे, जनरली बस ब्रेन की स्कैनिंग की जाती है, अलग-अलग सिचुएशंस में ये चेक किया जाता है कि कौन-सा ब्रेन का पार्ट किस तरह से एक्टिव हो रहा है, ठीक है? तो ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल मेथड। बिहेवियरल मेथड में हम क्या करते हैं? बिहेवियरल मेथड में हम पीपल को स्टडी करते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है? उनको जो कॉग्निटिव टास्क दिया गया है उसको किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे चिंपैंजीज को कुछ पजल दे दिया गया है और उसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं, राइट? तो वो फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है सॉल्व करने में, सेकंड टाइम बहुत जल्दी कर देता है, थर्ड टाइम और जल्दी कर देता है। तो उस पूरे पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है? उस रिएक्शन टाइम को डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसके बाद उससे इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं, कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, ठीक है? तो ये बिहेवियरल मेथड में होता है, यानी आपके बिहेवियर को देख के आपके ब्रेन की एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड में अगेन वर्ड से ही पता चल रहा है बायोलॉजी है, ठीक है? तो बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजी, आपके ब्रेन के बायोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाएगा, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है। बिहेवियरल मेथड में आपके बिहेवियर से आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे की इश्यूज, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर आपको ये शो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।